नमस्ते बच्चों, आप सब लोग कैसे हो। हम लोग अपना पहला इकाई हमने क्या किया है, हमने खत्म कर दिया है ना, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिली है। और मैं उम्मीद करती हूँ कोई भी सवाल उस पाठ से पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर जल्दी से जल्दी देंगे। आज हम अपना नया इकाई 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अपने किताब को आपके हाथ में ले लीजिए और सभी पेज नंबर 8 खोलिए और देखिए कौन सा नाम लिखा हुआ है। इकाई 2, रेशों से वस्त्र तक। रेशों से वस्त्र तक सभी देख लीजिए। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उस पाठ में, है ना, जो आपने ये पाठ देखा रेशों से वस्त्र तक, इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, है ना। हम बहुत सारी बातें एक एक पाठ में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो इकाई 2, रेशों से वस्त्र तक, सभी ने देखा ना, क्या है इकाई का नाम, रेशों से वस्त्र तक। तो देखिए हम इसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ने जा रहे हैं पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। सब देख रहे हो ना अपने किताब में। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। फिर देखिए अगला, ऊन प्रदान करने वाले जंतु। ऊन प्रदान करने वाले जंतु। अगला हम इसमें पढ़ेंगे ऊन तैयार करने की विधि, है ना, ऊन तैयार करने की विधि। उसके बाद हम इसमें देखेंगे रेशम कीट का जीवन चक्र, रेशम प्राप्त करना। और फिर हम देखेंगे दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता एवं महत्व। तो हम इस पाठ में ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। और जब हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग ध्यान से बैठिएगा, है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि हर एक जो टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं वो सब आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। इसके लिए मेरे सारे बच्चे आराम से, है ना, किताब में हाथ रखते हुए और पेंसिल आपके पास रखते हुए जो चीजें, जो लाइन मैं अंडरलाइन करने को बोलूंगी, रेखा खींचने को बोलूंगी, आप उन सब में रेखा खींचेंगे और ध्यान से बैठोगे, तो ताकि हमें जल्दी से जल्दी ये इकाई हमारी समझ में आ जाए। तो हम लोग शुरू करें, चलिए। तो देखिए बच्चों, आपकी किताब में लिखा हुआ है, देखिए सब अपने किताब में भी एक नजर डालिए। पिछली कक्षा में आपने पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों जैसे कपास तथा जूट के बारे में विस्तार से पढ़ा, है ना। तो आपने अपनी 6वीं कक्षा में आपने क्या ये सब पढ़ चुके हो आप, है ना। ये सब नई बातें नहीं है, हम इसमें नई नई चीजें जोड़ेंगे। तो पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे जैसे कि कपास तथा जूट के बारे में आपने विस्तार से पढ़ा। इस इकाई में हम जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों जैसे ऊन तथा रेशम को प्राप्त करने की विधि तथा इनसे वस्त्र बनाने की विधियों के बारे में जानेंगे। तो अब हम इस इकाइयों में क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं, किस तरह से हम लोग जंतुओं से, है ना, एनिमल्स, जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों और ऊन तथा रेशम को प्राप्त करने की विधि, किस तरह से हम उनसे प्राप्त करते हैं। आपको पता है ना, बहुत सारे क्या है, एनिमल्स है, जंतुएं हैं जिनके पास ऊन है ना। तो हम लोग किस तरह से उन जंतुओं से ऊन निकालते हैं। और अपने रेशम के कीड़ों के बारे में देखा है ना, रेशम के कीट से हम लोग किस तरह से रेशम प्राप्त करते हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, सभी किताब में ध्यान से देखिए। सबसे पहला आप देख रहे हो पौधे
एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे, है ना। सबने देखा ना अपनी किताब में, पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। चलिए अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, सब ध्यान से बैठिएगा, ठीक है। देखिए, पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों पादप रेशे कहलाते हैं। तो हम लोग जो पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों को क्या कहते हैं? पादप रेशे। ठीक है, आप जरा अंडरलाइन कर लीजिए और आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि पादप रेशे, है ना। सब चाहिए तो अपने नोटबुक में एक बार लिख भी लीजिए, पादप रेशे। तो आपसे कोई पूछे ये क्या है, तो क्या है बच्चों? पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे, है ना। रेशों को हम क्या कहते हैं? पादप रेशे कहते हैं। सबने अंडरलाइन कर लिया ना किताब में, और मुझे उम्मीद है अभी सबके दिमाग में बैठ गया होगा कि पादप रेशे क्या है? पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कपास के पौधों के बिनोलों से रुई तथा पटसन या सनई के पौधों के तनों से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। अब हमें पता है कि आपको पता है कि कौन कौन से पौधों से हम लोग क्या निकालते हैं? रेशे, है ना। हम लोग कौन कौन से पौधों से हम लोग रेशे निकालते हैं? तो इसके लिए क्या है? कपास के पौधों के बिनौले यानी उनके बीज से, है ना, और पटसन या सनई के पौधों के तनों से जूट के रेशे प्राप्त करते हैं, है ना, प्राप्त किए जाते हैं। कपास के रेशों का उपयोग हम लोग किस किस चीजों के लिए करते हैं? कागज, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे आदि बनाने में किया जाता है। जबकि जूट के रेशों से रस्सी, बोरा, दरी आदि बनाए जाते हैं। यानी क्या है? थोड़ा सा और सख्त है ना। तो आप पहले ये अंडरलाइन कर लीजिए कि कपास के रेशों से हम लोग क्या क्या करते हैं? कागज, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे आदि बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आप सबने देखा होगा ना कपास, सब देखा होगा। चलो हम आपको जरा दिखा भी देते हैं, चित्र भी एक बार आप देख लीजिए। तो ये देखिए, देखिए कपास, देख रहे हो ना बच्चों? कपास, इसमें क्या है? आप देख रहे हो कि कपास के पौधों के बिनोलों से, देखिए इसके अंदर के, जब इसकी ये टूट रही है तो क्या है? इसमें रुई निकल रही है ना। तो कपास के पौधों के बिनोलों से रुई तथा हम लोग क्या करते हैं? फिर आपने देखा कि पटसन, है ना, ये देखा आपने कपास के पौधे, इससे हम लोग क्या बनाते हैं? क्या निकलता है इससे? रुई, है ना। और जिससे कि हम लोग क्या है, जिसके रेशों के उपयोग करके हम लोग सूती वस्त्र, चादर, पर्दे, है ना, आदि बनाते हैं। और आप अब देखिए, ये देखिए पटसन, देख रहे हो ये पौधे? पटसन, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि कपास के पौधों के बिनोल से रुई और पटसन या फिर सनई के पौधों के तनों से, है ना, इसके तनों से हम क्या करते हैं? जूटों के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, है ना। जिससे कि हम लोग क्या करते हैं? हम लोग, तो आपने देखा किस किस चीजों में इन सबका उपयोग होता है? कपास के रेशे किस लिए होता है? कागज, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे। तो आप अंडरलाइन कर लीजिए। और जबकि जूट के रेशों से हम लोग रस्सी, बोरा, दरी आदि बनाए जाते हैं, है ना। तो आपने इस तरह के दो देखे, है ना, दो पौधों के बारे में हमने बात किया। कपास के पौधों के बिनोलों से रुई, पटसन या फिर सनाई के पौधों के तनों से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, अब सब किताब में ध्यान रखिए। तो इस तरह से हमने पौधों का देखा, है ना। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों को पादप रेशे कहते हैं, कहलाते हैं। अब आप देखिए, इसी प्रकार जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहा जाता है।
अंडरलाइन कर लीजिए सभी। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहा जाता है। ठीक है, तो जांतव रेशे जब आपसे को, तो हमने अभी पादप रेशे देखे और क्या देख रहे हैं अभी, जांतव रेशे। जरा आप अपने नोटबुक में लिख भी लीजिए जांतव, ताकि आपको पता लगे, है ना। जांतव रेशे, तो जांतव रेशे किससे प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है बच्चों? जी हाँ, जंतुओं से, एनिमल्स, जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहा जाता है। तो आपको दो बातें आपकी समझ में आ चुकी है। सबसे पहली बात यह है, पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों को पादप रेशे कहलाते हैं, और जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं, ऊन तथा रेशम प्रमुख जांतव रेशे है, उनको भी अंडरलाइन कर लीजिए। तो कौन से है जो प्रमुख जांतव रेशे है? ऊन, है ना, ऊन तथा रेशम, ऊन तथा रेशम, रेशम। ऊन के रेशे पेड़ अथवा याक के शरीर के बालों से, है ना। तो सबसे आप सबको पता होगा, आपकी किताब में भी दिया हुआ है चित्र, है ना, पेज नंबर 9 में चित्र दिया हुआ है, तो आपको पता है। तो आप जरा देखिए कि जो है हमें हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, जांतव रेशे। तो हमें किससे मिलता है ये जांतव रेशे, किससे मिलता है बच्चों? आप सबको पता है ना, किससे मिलता है? जी हाँ, हमें जांतव रेशे इनसे मिलता है जानवरों से, है ना, जिसमें से हम देख रहे हैं कि क्या है, भेड़, है ना, भेड़ से हमें क्या मिलता है, जांतव, भेड़ के शरीर से, है ना, उनके बालों से। और फिर हमने देखा, हमने किसके बारे में बात किया, भेड़ से और याक, है ना। हम वो भी आपको जरा दिखा देते हैं, याक, भेड़, भेड़ आप सबको पता है ना। उससे आप देखते होंगे कि उनके शरीर में बहुत बहुत क्या है, बहुत से बाल है ना। ये देखिए तरह तरह के भेड़ है, ये देखिए कितने बुरी तरह से आपको दिख रहा है ना। ये सब क्या करते हैं, ये सब काटते हैं, जिससे कि हम लोग काफी कपड़े, है ना, और कपड़े सब हम लोग किससे बनाते हैं, रेशे बनाते हैं। तो आपने देखा कि भेड़, है ना, भेड़ों के शरीर से हम लोग क्या निकालते हैं, ऊन निकालते हैं। ये देखिए, देखो कितने मोटा मोटा बाल है इनके। तो हम लोग यहाँ से ऊन निकालते हैं। फिर आप सबने याक को भी देखा होगा, आपके किताब में भी लिखा हुआ है ना, याक, ये देखिए याक, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि याक के शरीर के बालों से, है ना, हम लोग भेड़ के शरीर के बालों से और याक के शरीर के बालों से हम लोग क्या निकालते हैं, ऊन निकालते हैं। और उसके बाद हम इसकी बात कर रहे हैं रेशम के कीट की, है ना। हम लोग रेशम के कीट से क्या निकालते हैं बच्चों, हम लोग रेशम निकालते हैं। ये देखिए रेशम के कीट, रेशम के कीटों का पालन होता है ना, रेशम के कीट, रेशम के कीट के कोकून, वो जरा आप अंडरलाइन भी कर लीजिए और लिख भी लीजिए। ये देखिए रेशम के कीट, पहले ये देख लीजिए, देखा, रेशम का हम लोग क्या करते हैं, इसका रेशम के कीट का पालन करते हैं हम लोग। रेशम के कीट, है ना, रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त क्या करते हैं, रेशम प्राप्त करते हैं, रेशम के रेशे, है ना, रेशम के रेशे, रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। आप जरा अपने किताब में सभी अंडरलाइन भी कर लीजिए। ये देखिए, तो हमने देखा कि भेड़ अथवा याक के शरीर के बालों से तथा रेशम के रेशों
से क्या है, रेशम कीट के कोकून, वो जरा आप लिख भी लीजिए और ऊपर से अपने बुक में मार्क भी कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग किससे किससे करते हैं, रेशम के कीट के कोकून, हम इसके बारे में सब डिटेल में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। कोकून से क्या करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, रेशे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, रेशम के रेशों से, रेशम कीट के कोकून से हम लोग प्राप्त करते हैं। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि हम लोग रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त करते हैं। ऊन का उपयोग आप सबको पता है, जब सर्दियां आती है ना, सर्दियां आती है तो आप सब लोग क्या पहन लेते हो, आप सब स्वेटर पहन लेते हो, है ना। तो ऊन का उपयोग स्वेटर तथा गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है ना। आप सबको पता है कि ऊन का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, स्वेटर बनाने के लिए। जब सर्दियां आती है तो सभी को स्वेटरों की याद आती है, तो स्वेटर बनाने के लिए और गर्म कपड़े बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। जबकि हम लोग रेशम के धागों से, आपने देखा ना रेशम के कीट को देखा, है ना। तो रेशम के धागों से क्या करते हैं, रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। क्या बनाया जाता है बच्चों, रेशम के धागों से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। सब अंडरलाइन कर लीजिए, रेशम के धागों से क्या बनाते हैं, रेशमी वस्त्र। और ये सब कहाँ से मिलता है, ये सब हमें हम लोगों ने देखा कि रेशम के कीट का पालन करते हैं, है ना। देखिए, रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं, तो उसका पालन करते हैं। और हमने देखा कि ऊन का स्वेटर, है ना, ऊनी कपड़े, ये सब हम किससे बनाते हैं, भेड़ या याक के शरीर के बालों से हम लोग बनाते हैं। तो ये टॉपिक हमने देख लिया, पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे, है ना। अब देखिए, ऊन प्रदान करने वाले जंतु, जब हम ऊन की बात कर रहे हैं तो हम जरा देख लेते हैं कि ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से हैं, यानी जानवर, है ना। तो सभी अपने किताब में देखिए, ऊन प्रदान करने वाले जंतु। चलिए अब हम देखेंगे, सब किताब में नजर रखिए। सामान्यतः भेड़ की त्वचा बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम कहा जाता है, अंडरलाइन कर लीजिए, भेड़ त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है ना। हमने देखा, हमने जब भेड़ देखा तो देखा ना, काफी मुलायम मुलायम घने बाल उनके ऊपर है। तो उनकी त्वचा से जो बाल हमें प्राप्त होती है, उससे हम लोग क्या करते हैं, काफी मुलायम होती है, वो काफी घने रेशे होते हैं। उन रेशों को हम ऊन कहते हैं। क्या कहते हैं उन रेशों को, ऊन। ये सभी अपने किताब, अपने घर में जाकर पढ़कर अपने नोटबुक में जो मेन मेन बातें हैं वो अब लिखोगे, ठीक है। जो प्रधान लग रहा है आपको कि इम्पोर्टेंट है, वो सब आप एक बार लिखोगे तो आपको सब पता लगेगा। भेड़ के त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। हालांकि कुछ अन्य जंतुओं जैसे याक, हमने दिखाया ना आपको, ऊंट, बकरी, आपके किताब में भी दिया हुआ है ना। किताब में सब पिक्चर को जरा देख भी लीजिए, ये देखिए चित्र 2.1, ऊन प्रदान करने वाले जंतु, आप अपने किताब में देखिए, काफी क्लियर होकर दिया हुआ है। चलिए, तो हालांकि कुछ अन्य जंतुओं जैसे याक, ऊंट, बकरी आदि के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता है ना। तो हमने देखा कि बहुत सारे जानवरों को हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे जानवरों को आपके किताब में भी आप ध्यान से देखिए, है ना। ये देखिए बहुत सारे जानवर,
जानवरों को हम क्या करते हैं, हम लोग ये देखिए इन सब से हम क्या बनाते हैं, इन सब से हम लोग ऊन प्राप्ति के लिए, आपके चित्र 2.1 2.1 में भी लिखा हुआ है, ऊन प्रदान करने वाले जंतु, है ना। तो हमने देखा कि कुछ अन्य जंतु है, जैसे कि ये देखिए ऊंट, इन सबके शरीर में क्या है, बाल होते हैं। कुछ अन्य जंतु है जैसे याक, ऊंट, बकरी आदि के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दरअसल इसी ऊन को स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदा जाता है। तो इसी ऊन को क्या है, हम लोग, आप देखते होंगे ना आपकी मम्मी सब क्या करते हैं, ऊन से स्वेटर बनाते हैं। तो ये स्वेटर सब कहाँ से आता है, कहाँ से मिलता है ये स्वेटर सब, ये आपको पता होगा कि इन सब जानवरों से हमें क्या क्या मिलता है, स्वेटर सब बनाने के लिए ऊन हम लोग इन्हीं से लेते हैं। चलिए, सबने देख लिया ना कि भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। हालांकि कुछ अन्य जंतुओं जैसे याक, ऊंट, बकरी आदि के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन प्राप्त करने में किया जाता है। दरअसल इसी ऊन को स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदा जाता है। अब पता लग गया ना बच्चों कि हमें कहाँ से मिलता है। चलिए, सब ध्यान से बैठिएगा, ठीक है। अब देखिए, जिन वास स्थानों पर बालों से ढके जो जंतु पाए जाते हैं, वहां उन्हीं जंतुओं के रेशों से ऊन प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, अलग अलग जगहों पर, है ना, अलग अलग जगहों पर क्या है, अलग अलग जंतुए पाए जाते हैं। तो जिन स्थानों पर बालों से ढके जो भी जंतु पाए जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं, उस जगह पर क्या करते हैं, उन्हीं जंतुओं से, है ना, हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं जंतुओं के रेशों से ऊन प्राप्त किया जाता है ना। अब देखिए, उदाहरण क्या है, इसकी उदाहरण जम्मू कश्मीर। अब हम कुछ उदाहरण बोलेंगे। जम्मू कश्मीर, अंडरलाइन कर लीजिए, सभी इसको रेखा खींच दीजिए। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी, अब देखिए एक एक नस्ल के बकरियां या एक एक नस्ल के जानवर हर जगह पाए जाते हैं। तो हमने कौन से राज्य की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर, अंडरलाइन कर लीजिए। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में, वहां पर आपको पता है ना काफी पहाड़े हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाले अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन, आपके किताब में दिया हुआ है अंगोरा बकरी, है ना। हम जरा आपको दिखा भी देते हैं, एक तरह की क्या है, बकरी है, क्या है, अंगोरा बकरी। तो ये देखिए, ये देखिए, देखिए कितने बुरी तरह से क्या है, इनके रेशे है ना, बाल है इनके ऊपर। ये कौन से बकरी है, बकरी की नस्ल भी पता होना चाहिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए किताब में, है ना। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाले अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन, है ना। फिर देखिए आपकी किताब में, तथा कश्मीरी बकरी से पश्मीना, है ना, कश्मीरी बकरी। अब एक और बकरी का नाम लिया गया, अब एक और बकरी का नाम लिया गया, ये देखिए कश्मीरी, आपकी किताब में भी चित्र दिया हुआ है, ये देखिए, है ना, कितनी सुंदर लग रही है, पूरे बालों से ढकी हुई है। तो कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की शालें बनाई जाती है। देखिए कितनी रेशमी है ये, है ना, इसके बाल कितने रेशमी है। तो इनके ऊन से हम लोग क्या बनाते हैं, ऊन की कौन से, एक एक, जैसे कि एक एक जानवरों का नाम लिया, वैसे ही शालों की भी अलग अलग नाम है ना। तो पश्मीना ऊन की शालें कहाँ से, कौन से बकरी से बनाई जाती है, कश्मीरी बकरी।
है ना। तो आपने देखा कि तरह तरह के जानवरों से तरह तरह के हम लोग कपड़े बनाते हैं। और फिर आप देखिए, फिर आपके किताब में एक और बार नजर डालिए, ये देखिए, तो सभी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन, कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की शालें बनाई जाती है ना। और याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है ना। दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेका नामक जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। तो हमने आपको दिखाया, पहले याक हमने दिखा चुके हैं आपको, है ना। हमने देखा कि याक देखिए तिब्बत में, है ना। तो तिब्बत में क्या करते हैं, ये देखिए याक, है ना। तिब्बत में क्या किया जाता है कि याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। फिर हमने देखा दक्षिण अमेरिका में, है ना, दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेका, देखिए ये भी अलग किस्म के हैं। ये देखिए, ये देख रहे हो ना, हमें क्या है, रेशे अलग अलग है, उनके ऊन क्या है, अलग अलग तरीके के हैं। तो दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेका नामक जंतुओं का ऊन प्राप्त किया जाता है ना। लामा और एल्पेका नाम के जंतुओं का ऊन कहां पर प्राप्त किया जाता है, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। तो हमने आज, और फिर आप अपने किताब में ये चित्र को भी देख लीजिए, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने आज पौधों, हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए, पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे, पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों को पादप रेशे कहलाते हैं। फिर हमने देखा जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहा जाता है। फिर हमने क्या देखा कि ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के शरीर के बालों से तथा रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। और फिर हमने क्या देखा कि याक मतलब बहुत सारे जंतु है ना, कुछ जंतु है जैसे याक, ऊंट, बकरी आदि के शरीर के बालों का उपयोग करके हम क्या करते हैं, ऊन प्राप्त करते हैं। और फिर हमने कई नस्ल के बकरियां, है ना, ऊंट सभी को देखा कि अंगोरा बकरी, है ना, फिर कश्मीरी बकरी, उसके बाद हमने लामा और एल्पेका नामक जंतुओं को भी हमने देखा। तो ये सब अगले कक्षा में अच्छे से पढ़ के आइएगा, अगले कक्षा में मैं आपसे इन सब के बारे में प्रश्न पूछूंगी, तो आप तैयार रहिएगा। अब हम जाने से पहले थोड़ी सी ज्ञान की बातें आपको बताते हैं, ठीक है। जाने से पहले अब थोड़ी सी ज्ञान की बातें हम लोग हर बार करते हैं ना, तो आज भी आप थोड़ी सी ज्ञान की बातें करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक मंदिर दिखा रही है ना, एक मंदिर के बारे में हम बात करते हैं। ये देखिए, आप देख लीजिए, ज्वालामुखी मंदिर, ये कौन सा मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर है बच्चों, ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश, है ना, भारत में हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हिंदू देवी की मंदिर है ना, हिंदू देवी माँ ज्वालामुखी को समर्पित इस मंदिर को जोतावाली का मंदिर और नगरकोट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अनोखा मंदिर है। अब जब हम इस मंदिर की बात करेंगे तो देखेंगे कि ये एक अनोखा मंदिर है, काफी अनोखा मंदिर है। क्यों, ये देख रहे हो ना, ज्वाला जल रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। कितने ज्वालाएं निकल रही है, 9, है ना। तो 9 ज्वालाओं की पूजा यहाँ पर होती है। और हिमाचल प्रदेश में बने इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण राजा भूमिचंद द्वारा करवाया गया था। और ये कहा जाता है कि पांडवों द्वारा इस मंदिर की खोज की गई थी।
आपने देखा ना, सुना है ना, पांडव महाभारत में पांडव कौरव। तो पांडवों द्वारा इस मंदिर की खोज की गई थी और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये माना जाता है कि क्या है, माता सती है ना, माता सती के शरीर के हिस्सों में से गिरे हुए एक हिस्सा यहाँ पर भी गिरा था और इस स्थान पर एक शक्तिपीठ है ना, हर स्थान पर शक्तिपीठ बनाया गया जहां जहां माता सती के शरीर के हिस्से गिरे थे। तो यहाँ पर भी ये शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है और ये स्थान उन्हीं में से एक है। यहाँ मंदिर के अंदर 9 स्थानों पर दिव्य ज्योतियां निरंतर प्रज्वलित होती है ना, प्रज्वलित होती है। और ये कहा जाता है कि सम्राट अशोक यहाँ से निकलने वाले अग्नि की लिपटों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और उन्होंने क्या किया, इस मंदिर में एक सोने की छतरी स्थापित करवाई जो आज भी पानी से ज्वाला की रक्षा करती है ना। और ये भी कहा जाता है कि अकबर ने, राजा बादशाह अकबर ने इस ज्वाला को बुझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वे नाकाम रहे और वैज्ञानिक भी इस ज्वाला के लगातार जलने का कारण जान नहीं पा रहे हैं, है ना। तो है ना ये एक अनोखा मंदिर। चलिए आप सब इस मंदिर को याद रखिएगा और जब भी मौका मिले दर्शन करने जाइएगा। तो इसी के साथ मैं आज की कक्षा समाप्त करती हूँ। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।